सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पोदार कॉलेज का है उसमें से सेकंड क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है सोमनाथ ट्रेडर वाला। सोमनाथ ट्रेडर वाला क्वेश्चन है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19। मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूं। यू ऑल हैव इन योर ग्रुप ऑल्सो हैव सेंट। मैं भी जर्नल स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद ओन कैश 4 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ 60, मशीनरी 8 आई, borrowed money 7 आई from his friend योगेश at 12% per annum। ये लायबिलिटी है। इक्वेशन में हमने पढ़ा है that capital is equal to assets minus liability, हमने पढ़ा है। तो मेरे पास में जो एसेट आ रहा है वो मैं डेबिट करूंगा, जो लायबिलिटी आ रहा है वो क्रेडिट करूंगा, और जो डिफरेंस बच जाएगा वो मेरा कैपिटल होगा। तो जो जो आ रहा है एसेट मैं डेबिट करूंगा। 4 लाख रुपया, आप लोग भी लिखो। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स 60,000, आप स्टॉक ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो या गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हो, अलाउड है। 60,000, मशीनरी भी एसेट है 80,000, बोरोड मनी, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर छोड़ के TO2 और नाम पूरा लिखूंगा। 12% योगेश लोन अकाउंट, ये मेरा लायबिलिटी है, ऐसे लिखना है। 12% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मुझे अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट द एंड ऑफ द ईयर। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसे समझना है आपको। कितना लेके आया, 70,000। अब जो भी बैलेंस बच गया दैट रिप्रेजेंट्स कैपिटल। प्रोपराइटर का नाम क्या है, जो भी होगा, लेट अस से सोमनाथ होगा, जो भी होगा ये कैपिटल बन जाएगा। कितना बचा भाई, 4,70,000 लिखूं, वेरीफाई करें, राइट। अभी नरेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी ब्रॉट टू स्टार्ट बिजनेस, दैट्स इट, सिंपल। असेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि योगेश लोन इज अ लायबिलिटी। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। April 4th, चलो आप लोग मेरे साथ साथ में आगे बढ़िए। गुड्स रिप्रेजेंटिंग सेलिंग प्राइस 12,500 वाज विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, मतलब ये ड्रॉइंग्स है, तो मैं लिखूंगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी करेगा। गुड्स विथड्रॉन अकाउंट, एंट्री कोई भी लिखेगा, ये महत्व का नहीं है, इसमें कैलकुलेशन महत्व का है। क्या बोला है, देखो 12,500 है ना, वो सेलिंग प्राइस है। सब लोग ध्यान से समझो, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। 12,500, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, 12,500 ये सेलिंग प्राइस है, विच इज इक्विवेलेंट टू, जो भी इक्विवेलेंट है उसको अपॉन में लेने का। दिस इज इक्विवेलेंट टू 125। मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉस्ट चाहिए, 125% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट जरूर 100 रुपया होगा। तो ये कितना होना चाहिए, आपका आंसर आएगा 10,000। 1 मिनट रुक जाओ, डोंट राइट, वेट। सर कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको, भाई ये आपका गुड्स विड्रॉन हुआ है फॉर पर्सनल यूज, मतलब गुड्स आपके पास में ही था और वो प्रोपराइटर लेके गया है। गुड्स मैंने बेचा नहीं था। जब गुड्स मैंने बेचा नहीं है तो सेलिंग प्राइस का क्या काम है, कोई काम नहीं है। मेरा जो गुड्स गया है वो कॉस्ट का गया है, मेरे पास में पड़ा था तभी कॉस्ट पे था। तो मुझे 12,500 जो सेलिंग प्राइस है ना, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन, वर्बल इक्वेशन हम फॉलो करते हैं। 12,500 इज इक्विवेलेंट टू 125%, तो 100% हाउ मच, यू विल गेट द आंसर। ऐसा आप ओरली डायरेक्ट विजुअलाइज करके फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
मतलब यहाँ पे मैंने वर्किंग लिखा है आपके समझने के लिए। आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो, कॉस्ट होगा अगर 10,000, तो उसमें 25% मैं ऐड कर देता हूं, तो 2,500 ऐड हो गया। तो मेरा सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 125%, इट इज 12,500। मैंने रिवर्स किया। मैंने क्या किया, अगर ये 125 है तो ये 100 कितना होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के। और ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया। ऐसे आप भी डेवलप कर सकते हो, थोड़ा मैथमेटिकल स्किल डेवलप करो। मैंने क्या किया, अमाउंट जो इक्विवेलेंट सिंबॉलिक टर्म है, जो नंबर है इक्विवेलेंट सिंबॉलिक नंबर 125, उसको मैंने अपॉन में ले लिया। ये एकदम ग्लोबल है, आपको बहुत काम में आएगा। 12,500 इज इक्विवेलेंट टू 125। आई वांट 100 का आंसर, इनटू 100 हाउ मच। यू कैन फाइंड व्हाटएवर यू वांट टू फाइंड। आपको अगर समझ लो 80% फाइंड करना है, 12,500 इज 125, तो 80% हाउ मच, 8,000। आपको 70% फाइंड करना है, 12,500 अपॉन 125 इनटू 70 हाउ मच, 7,000। यू कैन डू व्हाटएवर कैलकुलेशन यू वांट। आर यू गेटिंग इट? तो ध्यान से जो मैंने वर्किंग लिखा है वो लिखो, इसका जरूरत नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा था। आई एम श्योर इट इज क्लियर। आंसर इज 10,000। ये लिख लो, फिर मैं नरेशन बोल रहा हूं, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। Your done it? Your narration for this should be goods withdrawn for personal use recorded at cost. April 10, paid telephone bill, electricity bill through online banking। मतलब मेरा पेमेंट जो हुआ है बैंक से हुआ है तो क्रेडिट बैंक होगा। खर्चा हमेशा डेबिट होता है। Goods withdrawn for personal use recorded at the cost. Telephone charges account debit. Electricity charges account debit. To bank account. To bank account 4,500. 5,500 and 10,000. Being expenses paid. हाँ, नरेशन बाद में चाहिए तो आप, मैं वीडियो भेजूंगा, ये वीडियो में से भी आप देख के कंप्लीट कर लेना। हाँ, अभी हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री पे और कंसेप्ट समझने पे। April 12, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस एट 5% जीएसटी, है ना। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इस पे प्योर लेबर वाला अमाउंट 10,000। एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका 5% विल बी 500 रुपया, आधा आधा 250, मतलब मैंने जरूर टोटल पे किया होगा सर 10,500। चेक कर, नरेशन मैं बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो में चेक कर लेना एंड यू कैन कंप्लीट इट। मेन फोकस इज ऑन एंट्री। नरेशन शुड बी बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस at the rate of 5% GST paid, and narration is nothing but what your statement transaction is given। इसमें कोई मैं नया चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो लिखा हुआ है। April 14, जो कोई एडजस्टमेंट एंट्री डिस्कस ज्यादा करना होगा उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा, अदरवाइज आई विल सिंपली गो अहेड, है ना। Goods representing selling price 12,000 was donated। अगेन सेलिंग प्राइस अंडरलाइन करो। अच्छा, आप कैसे अंडरलाइन करोगे? अंडरलाइन करना था बिकॉज वो इंपॉर्टेंट था। 12,000 सेलिंग प्राइस है, हाँ, वो डोनेट किया है। भाई मैंने गुड्स मेरे पास में ही था और मैंने डोनेट किया है ना, मैंने बेचा ही नहीं है। बेचा होता तो सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है, बेचा ही नहीं है। मुझे सेलिंग प्राइस लिखना ही नहीं है, मुझे क्या लिखना है,
कॉस्ट लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। देख लेते हैं। अच्छा, पहले एंट्री में लिख लेता हूं। ये डोनेशन किया है मैंने, तो मैं बोलूंगा डोनेशन अकाउंट डेबिट टू गुड्स डोनेटेड अकाउंट। वर्किंग कैसे करेंगे? 12,000 तो सेलिंग प्राइस था, ध्यान से देखो। प्रॉफिट इज 33.33% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब देखो, मैं मैथमेटिक्स का हेल्प लेता हूं, मुझे थोड़ा फिगर्स इजी हो जाए इसके लिए। हाँ देखो जरा, यहां से ध्यान से देखो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यस और नो? ये तो बचपन से हमको पता है। अब मैं यहां पे फ्रैक्शन में दिया है 33.33 रिकरिंग दिया है, तो मुझे इंटीजर में आंसर नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो मैं मैथमेटिक्स का हेल्प ले सकता हूं। सिंबॉलिक टर्म जनरली हम लोग 100 लेते हैं। अगर 100 कॉस्ट लूंगा तो उसका प्रॉफिट 33.33 आ जाएगा, और उसमें प्रॉब्लम है, इंटीजर में फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट है ना मल्टीपल ऑफ 3 का लेता हूं, तो मुझे आसान करेगा। देखना जरा ध्यान से देखना, मैं कॉस्ट लेता हूं 300 रुपया, तो इसका 33 1/3 इज नथिंग बट 1/3। 33.33 इज नथिंग बट 1/3, ये फ्रैक्शन अभी हमको पता है। तो इसका 1/3 विल बी 100, तो सेलिंग प्राइस विल बी 400। ये मैंने सिंबॉलिक लॉजिक बना दिया। अब मैं बोलूं अगर कि ये आपका 12,000 है इक्विवेलेंट, तो ये 300 कितना होना चाहिए? आई कैन हैप्पीली फाइंड। और ऐसे ही मैंने आपको एक ग्लोबल रूल भी बताया था, शायद अगर आपको याद होगा तो मैंने ग्लोबल रूल बताया था। अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है प्रॉफिट, तो 1/4 ऑन सेल्स होता है प्रॉफिट। देखना अभी आपका आंसर टैली होएगा, मैच होएगा। 400 रुपया, 400 इज इक्वल टू 12,000, तो 300 शुड बी हाउ मच? 12,000 इंटू 300 अपॉन 400। आप मैच करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 9,000। चेक करो। और इसी चीज को मैं ग्लोबल रूल से अप्लाई करूं, तो प्रॉफिट इज 1/4 ऑन सेल, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट वुड बी 1/4 ऑन सेल्स, 12,000 का 1/4, तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि 12,000 का 1/4 इज 3,000, तो 12,000 में से 3,000 गया, तो आंसर कॉस्ट कितना मिला मुझे? 9,000। ऊपर भी आपको 9,000 मिला। और इसको अभी मैं मेरे फॉर्मूला में कन्वर्ट करता हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 400, तो 300 इज हाउ मच? डिफरेंट वे से कैलकुलेशन किया है, लॉजिक इज बीइंग सेम, आंसर इज बीइंग सेम। चेक करो, आप समझ पा रहे हैं? हाँ, ये मेथोडोलॉजी को ध्यान से अप्लाई करने की कोशिश करो। आपको कोई कंसेप्ट अच्छा कब आएगा पता है? आप एक ही चीज 5 बार सॉल्व करो। यही चीज फिलहाल तो अभी लिख लो, लेकिन घर पे जाके यही, या फिर ब्रेक में टाइम मिलेगा आपको कॉलेज जाने से पहले, इसको 5 बार सॉल्व करो, आपके दिमाग में कंसेप्ट फिट हो जाएगा। राइट, राइट डाउन। इसका वर्किंग मैं ऐसा ही रखता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन ऑल द वर्किंग्स। मैंने 3 प्रकार से दिखाया है बच्चों। ये पहला प्रकार है, ये उसका डिस्क्रिप्शन, और ये ग्लोबल रूल। 3 प्रकार से मैंने आपको बताया। राइट, ध्यान से लिखो, ठीक है? चलो मैं और आगे जा रहा हूं। अप्रैल 15, पढ़ो, चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है? ट्रांजैक्शन, गुड्स वर्थ 10,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ओनली फॉर 7,000। भाई मेरा गुड्स का टोटल कॉस्ट था वो 10,000 का गुड्स गया, मैंने जब इंश्योरेंस में क्लेम किया तो उसने बोला आपके पॉलिसी के हिसाब से आपको 7,000 ही मिल सकता है। जो मिल सकता है, एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इज एन एसेट। तो मैं यहां पे लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट।
एनीथिंग विच इज डिस्ट्रॉयबल इज एन एसेट। एक लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूं टू गुड्स, जो मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है ना वो पूरा 10,000 का डिस्ट्रॉय हुआ है। ध्यान से देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है ना, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, सिंपल वर्ड लिखता हूं। तो जो भी बाकी का अमाउंट मुझे नहीं मिलने वाला है उसको मैं बोलता हूं लॉस बाय फायर अकाउंट। ध्यान से समझो बच्चों, लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट बीइंग, इसका नरेशन मैं बोल रहा हूं बाद में लिख लेना, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कॉमा क्लेम recorded and balance loss recorded। चलो अप्रैल 17, 3,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी पेड बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड माने बैंक से पे हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ये खर्चे का नाम हम ऐसे लिखेंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी 3,000 टू बैंक अकाउंट, पैसा बैंक से पे हुआ है। सर कैसे पता चला पैसा बैंक से पे हुआ? डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का फंडा क्या होता है, आप जब कभी डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं आपके बैंक में से डायरेक्ट पैसा कटता है, मतलब इनडायरेक्टली बैंक ने पे किया। पेज खत्म होता है तो तुमको मालूम है हम क्या करते हैं, टोटल कैरेट फॉरवर्ड, यू नो दैट राइट। आई एम नॉट राइटिंग टोटल, बट इफ एट ऑल योर पेज इज ओवर, दिस शुड बी योर हैबिट इन 11th स्टैंडर्ड एटलीस्ट। 12th में हम अप्लाई नहीं करेंगे, 11th में आपका बुक सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग। चलो तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, यहाँ पे आपका टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड आना चाहिए, ये आपको हैबिट होना चाहिए, हर बार मैं नहीं लिखूंगा। अप्रैल 19, फर्स्ट नेक्स्ट पेज पे यू माइट एज वेल राइट योर ईयर ऑल्सो, 2019 है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है क्योंकि कंटिन्यूएशन में है, पर फर्स्ट पेज नेक्स्ट पेज है, लिख सकते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर गुड्स एंड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द ओनर बाय ईसीएस। ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। जो गुड्स के लिए पे किया है वो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन प्रोपराइटर के लाइफ के लिए पे किया है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो पर्सनल है, माने ड्रॉइंग्स होगा। हाँ बी केयरफुल। तो मैं खर्चे में लिखूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना है? 2750। ये खर्चे वाला है, एंड 1250 ये ड्राइंग्स वाला है। टू बैंक अकाउंट, पैसा बैंक में से कटा है तो 4,000 रुपए। इसका नरेशन होगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर गुड्स एंड लाइफ इंश्योरेंस। डन है। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर गुड्स एंड लाइफ इंश्योरेंस, आपको समझ में आ जाना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस है मतलब वो प्रोपराइटर का पर्सनल है भाई, तो ड्राइंग्स। नेक्स्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स, प्लेस नहीं होना चाहिए, प्लेस्ड होना चाहिए, ईडी होना चाहिए, एनीवे प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 7,000 विथ स्मिथ फॉर विच एडवांस 5,000 वॉज पेड। प्लेसिंग द ऑर्डर देयर इज नो एंट्री, लिखो, नोट लिखो, यहीं पे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, प्लेसिंग द ऑर्डर
there is your favorite entry which is no entry. प्लेसिंग द ऑर्डर कोई एंट्री नहीं होता है क्या, ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी हुआ है। मैं देखो अरे मैं तेरे पास से गुड्स खरीदने वाला हूं, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोलूं मेरे को अमेरिका जाने का विचार है, कितना खर्चा होगा, कोई खर्चा, विचार का कोई खर्चा नहीं होता है, जाने का और टिकट लेने का खर्चा होता है ना। प्लेसिंग द ऑर्डर देयर इज नो एंट्री। हाँ लेकिन आपने एडवांस पे किया है उसका एंट्री होता है, तो आप एंट्री करेंगे एडवांस टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। नाम दिया है क्या, स्मिथ दिया है ना, एडवांस टू स्मिथ, आप स्मिथ लिख सकते हैं। मैं वही देख रहा था कि नाम क्या दिया है, पर सर एक मिनट। स्मिथ इज नथिंग बट अ क्रेडिटर, जिसके पास से मैं गुड्स परचेज करने वाला हूं, है ना, मैंने अमाउंट पे किया है। हाँ, प्लेस एंड ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ 7,000, मैं पूरा 7 नहीं लिखूंगा, मैंने पे कितना किया है 5,000, तो मैं 5,000 ही लिखूंगा। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, इसका नरेशन आएगा बीइंग, आप लिख लो बीइंग advance paid to the creditor, advance paid to the creditor to place an order, to place an order। हाँ बेटा, somebody was asking something। सर 7,000 का ऑर्डर प्लेस किया है तो लायबिलिटी नहीं बनता। नहीं बेटा, अभी तो गुड्स मिला है तेरे को, नहीं तो फिर काय का लायबिलिटी, तू तेरा उल्टे का एसेट हुआ, तूने एडवांस में पैसा भी किया, अभी तक तो उसने कोई सर्विस भी नहीं किया तुझे, उल्टे का तेरा एसेट है, इसलिए हमने डेबिट किया। एडवांस टू क्रेडिटर इज एन एसेट, इट्स अ डेबिट बैलेंस। तो गुड्स आ गया फिर आएगा तभी मेरा लायबिलिटी हो जाएगा, गुड्स मेरे को मिल गया तो आई हैव टू पे बैलेंस होता है ना। चलो, रिसीव्ड, अभी देखो नीचे आके देखो, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम स्मिथ एज पर ऑर्डर डेटेड 21st April and settled his account by paying remaining in cash। अभी आ गया, वेरी गुड। अब मुझे गुड्स मिल गया होगा तो मैं बोलूंगा परचेजेस अकाउंट, अभी मैं परचेज को डेबिट करूंगा, तो मैं बोलूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अब मेरा टोटल गुड्स का वैल्यू 7,000, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब क्या मैं पूरा 7,000 पे करूंगा, भाई मैं पहले 5 पे कर चुका हूं तुमको, देखो तुम्हारे बुक्स में स्मिथ भाई, तो उसने देखा हाँ 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 एडवांस आया एडवांस। अब मैं एडवांस टू स्मिथ 5 क्रेडिट करूंगा, एडवांस टू स्मिथ 5 मैं क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि वो मेरे में डेबिट पड़ा हुआ था, और बाकी का जो 2,000 बच गया ना, ये मेरा पेमेंट करना बनता है, तो मैं कैश में पे करूंगा। एक मिनट ध्यान से देखना, आपका ये एसेट जो था वो अभी सामने सामने कैंसिल कर दिया मैंने, पहले मैंने डेबिट किया था ना एडवांस टू स्मिथ, अभी गुड्स आ गया है तो एडवांस को मैं कैंसिल कर दूंगा, मैं सेटल कर दूंगा। देखो भाई स्मिथ, तुमने मुझे गुड 7,000 का दिया, मैंने तुमको एडवांस 5 दिया हुआ है, अभी बचा 2, ये कैश 2 ले लो, चलो एडवांस एडवांस काट दो, नील कर दो। अभी इसका अगर आप नेट एंट्री देखने जाओगे, इसका नेट एंट्री अगर आप देखने जाओगे तो नेट एंट्री क्या बनेगा पता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो नेट एंट्री, ये 2 एंट्री को कंबाइन करो, एडवांस डेबिट भी हुआ था, एडवांस क्रेडिट भी हो गया, तो ये एडवांस कट गया कि नहीं कट गया, आप मत करना ऐसा, पर मैं दिखा रहा हूं, ये एडवांस एडवांस कट गया कि नहीं कट गया, तो बचा क्या, परचेज डेबिट 7,000 और कैश 2 अमाउंट है, 5 और 2 7,000, दैट्स इट, दैट्स एंट्री। समझ में आ रहा है। पर आप बोलोगे चलो ना सर तो ऐसा ही लिख दे क्या, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते आप लोग, ऐसे नहीं लिख सकते। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आ रहा है, कि मैं पूरा आपके सामने डिस्प्ले रख रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहां तक लिखा नहीं हमने, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा होगा, वीडियो में स्क्रीन पे पूरा दिखेगा क्योंकि यू कैन जूम इन एंड ऑल्सो चेक इट, राइट।
Anyone any doubt in this? You can tell me. And then we are moving on the next one. हमारे पास में sufficient time है. Then we are moving on the next one. मैं चाहता हूं कि थर्ड वाला जो क्वेश्चन है प्रसाद ट्रेडर, वो पहले आप स्टार्ट करो. I want you to try and check what it is. April 26, वो zoom in करो. नहीं 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 नहीं, ये कैंसलेशन ऑफ एसेट है. एडवांस टू स्मिथ, आप ऊपर वाली 21st वाली एंट्री में देखो, मैंने डेबिट किया था, वो एसेट था. अब वो एसेट मैंने सामने सामने कैंसल किया. लेट अस टेक इट लाइक दिस. चलो ऐसा समझते हैं. मैंने आपको ऑर्डर दिया. ऑर्डर देना कोई ट्रांजैक्शन नहीं. मैं आपको खाली वर्बली बोला मेरे को 7,000 का गुड्स परचेज करना है, तो सामने वाले स्मिथ ने मुझे बोला कि आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा. मैंने बोला ठीक है, लो 5,000 रुपए मैं एडवांस दे देता हूं. लेकिन जब मैं गुड्स आपके पास से लेके जाऊंगा तो ये 5,000 उसमें से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. मैं तो एडवांस में दे रहा हूं, फिर मैं आपको बाकी का ही 2,000 दूंगा. एग्री और नॉट? तो मैंने एडवांस टू स्मिथ 5,000 दिया. फिलहाल मेरे लिए एसेट है. 21 में देखो मैंने डेबिट किया, मेरे लिए एसेट है. अब जब मैंने गुड्स एक्चुअली मेरे पास में आया तो मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट. अब ऐसा समझो, वर्चुअली ऐसा समझो, मेरे पास में 21st में जो एसेट आया था ना, वो एसेट मैं उसको दे रहा हूं. मतलब 5,000 का एसेट दे दिया, एडवांस टू क्रेडिटर 5,000 दे दिया. अभी कितना बचा? 2,000. वो 2,000 मैंने कैश में पे किया. ऐसे आप समझो. लॉजिकली स्पीकिंग तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 7,000 के सामने मैंने 5 तो दे दिया है, अब मेरे को 2 ही देना बाकी है, वो मैं अभी पे कर रहा हूं. लेकिन वो जो 5 दिया था उसके लिए आपने अलग हेड लिखा था ना, एडवांस टू क्रेडिटर स्मिथ, उसको नलिफाई करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा. इसलिए हमने वो पहले एसेट गिना और फिर मैंने एसेट दे दिया. ऐसा आपको समझना है. समझा? कौन से वाले का? 21st, 26 का नरेशन लिख लो. मैं बोल रहा हूं लिख लो. बीइंग गुड्स रिसीव्ड against the order, advance cancelled and balance paid. Advance cancelled and balance paid. सर, तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर समझाया तो एडवांस टू स्मिथ अकाउंट जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा? उसके लिए वही रूल अप्लाई होगा. एडवांस टू क्रेडिटर इज अ पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नाउ इज द गिवर, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया. राइट? पहले ही वॉज द रिसीवर, मैंने एडवांस दिया था, ही वॉज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. अभी तो वो गुड्स दे रहा है ना, उसके सामने एडवांस हमारा कैंसिल हो रहा है, तो इज अ गिवर ऑफ द गुड्स. टू दैट एक्सटेंट 5,000 के सामने का उसने गुड्स दे दिया, तो इज अ गिवर, मैंने क्रेडिट कर दिया. और उसने और 2,000 का दिया तो मैंने कैश दे दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज अप. चलो अब मैं थर्ड पे जा रहा हूं. बुक्स ऑफ प्रसाद ट्रेडर. आप लोग भी ये स्टार्ट करो. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट फर्स्ट एंड देयर आफ्टर आई विल डिस्प्ले. चलो स्टार्ट करो एवरीबडी. ठीक है. सो पहला ट्रांजैक्शन आपको यहां पे दिया गया है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन रादर बैलेंस इज गिवन. ये सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक, बुक डेट्स. बुक डेट्स का मतलब आपको समझना है डेटर. अकाउंट पेबल आपके लिए लायबिलिटी है, बैंक लोन भी आपके लिए लायबिलिटी है. तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यू विल गेट कैपिटल. ऐसे आपको समझना है. ठीक है. तो मैं इसका एंट्री लिखने जा रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट. नेचुरली स्टॉक माने स्टॉक ऑफ गुड्स. डेटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी आ गया तो क्रेडिट होगा टू अकाउंट्स पेबल.
which is 60 Sir. and 60 once again. Ma'am, wait please. Yes. Again, bank loan account credit. And you must understand the balance part would be your capital. Balance कितना आ रहा है बच्चों? How much? 20 lakh 90 19 20 lakh 90,000. Correct? Narration would be what? Being business started with sundry assets and liabilities. Right? चलो आगे जाइए. चलो ठीक है. So April 1, purchase from Jitendra Goods 20,000 at 28% GST and amount paid by NEFT. NEFT माने क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. फुल फॉर्म ये है, पर इन शॉर्ट बैंक में से पैसा गया. यस चलो, तो मैं भी एंट्री लिखने जा रहा हूं, आप लोग भी लिखिए. ये भी April 1 है. सो परचेजेस अकाउंट डेबिट. ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए परचेजेस इज एन एक्सपेंस, हमें पता है. अच्छा, यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है. परचेजेस 20,000. CGST अकाउंट डेबिट. SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. चलो इसका परसेंटेज निकालो. 17%. 40 हाँ 14%. माई बैड. कितना आया? 2,800 each. So 25 being goods purchased at 28% GST. अभी आप लोग नरेशन क्रिएट कर सकते हो. इतने आप इक्विप हो गए हो अभी, मुझे ऐसा लग रहा है. April 5 सारे बच्चे. Sold half of the goods purchased from Jitendra to Mahendra at a profit of 20% on selling price and 28% GST. बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज ये एक ट्रांजैक्शन करके मैं आपको रिलीज करूंगा. हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड हमने बेचा है. किसको बेचा? जितेंद्र को. फ्रॉम जितेंद्र टू महेंद्र एट अ प्रॉफिट. अच्छा, क्या ऐसा बोला है कि पैसा मिला आपको? नहीं बोला है. मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अगर रिसीव्ड या पेड वर्ड होता है तो कैश ट्रांजैक्शन. अगर नहीं है और पार्टी का नाम है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो मैं बोलूंगा महेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. पहले मैं एंट्री क्रिएट कर लेता हूं, फिर नीचे वर्किंग दिखाऊंगा. टू ये आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. ऐसे मुझे समझना है. अब सर वर्किंग कैसे होगा? तो मैं वर्किंग भी नीचे ही लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए. हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड. आपने कितना गुड्स परचेज किया था? कॉस्ट ऑफ परचेज. आपका ऊपर परचेज कितना था? कॉस्ट 20 था. GST नहीं गिनेगा. कॉस्ट ऑफ परचेज 20. हाँ, इसका हाफ तो इट विल बी 10. हाफ पार्ट. नेचुरली मैं कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ी बेचूंगा, धंधा करने बैठा है मैं. तो मैं ऐड प्रॉफिट करूंगा. कितना प्रॉफिट ऐड करना है? 20%. ऑन अ सेलिंग प्राइस बोला है. सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स ऑन अ सेलिंग प्राइस बोला है. बी केयरफुल, है ना मजेदार. तो यहां पे मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा और इसका 20% होना चाहिए. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो लिखा हुआ है आपका एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन अ सेलिंग प्राइस. मैंने ग्लोबल रूल में बताया है 1/5 ऑन सेल्स होगा प्रॉफिट, तो 1/4 ऑन कॉस्ट होना चाहिए. ये मैंने ग्लोबल रूल में बताया हुआ है. अगर आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ये अगर सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया है तो प्रॉफिट 10 रुपया है, तो ये जरूर आपका 90 होना चाहिए.
आप ये सिंबॉलिक टर्म भी ले सकते हो, मैथमेटिकल अराइवेशन हम बोलते हैं इसको। तो 90 इज 10,000, तो 10 शुड बी हाउ मच, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या था, परसेंटेज क्या था, 20 दिया था ना, तो ये मैं 20 कर देता हूँ, ये 20 और ये 80, तो ये 80 हो जाएगा। तो अगर 80 10,000 है तो 20 कितना, इसका 1/4, तो 2,500। आपका सेलिंग प्राइस होगा 12,500। एक मिनट, खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर जीएसटी में लगाऊंगा, कितना जीएसटी बोला है, 28%, तो CGST 14, SGST 14 करो, कितना होता है, क्या है, कैलकुलेट किया है, वेरीफाई करो। सर अभी मैंने बोला था ना कि हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो जीएसटी लगने के बाद होता है, मतलब ऐसा नहीं, ये केस अलग है, अब तू वही गुड्स बेच रहा है, जीएसटी इज अ कंपोनेंट विच गोज टू द गवर्नमेंट, तेरा कॉस्ट तो 20 ही था, वो तो जीएसटी तेरे को देना था, अब सेल्स करेगा तो जीएसटी तू कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट करके नेट करके तू गवर्नमेंट को बाकी का नेट पे करेगा। जीएसटी इज अ सेपरेट लायबिलिटी विच यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, ऐसे तुझे समझना है। तूने तो खरीदा था 20,000 में ही खरीदा था, तेरा कॉस्ट 20,000 है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरा कॉस्ट टोटल 25,600 है, तो परचेज में ही मैं लिख लेता 25,600, क्या मैंने परचेज लिखा है 25,600, परचेज इज योर 20,000 ओनली। तो सर ये 5,600 तो मेरे पॉकेट से नहीं, वो जीएसटी का फंड है बेटा, उसके लिए मेरा जीएसटी का नोट रेफर कर, तू रिवाइज नहीं किया है, जीएसटी का मैंने पूरा फंडा समझाया है तुम लोग, वो बरोबर क्लैरिफाई कर, एंट्री में वो तू कंसेप्ट क्लैरिफाई ये बगैर वो पढ़ेगा तो तू कंफ्यूज होगा। हाँ, एक बार वो पूरा वीडियो भी देख लेना, प्रॉपर रेफर कर। चलो 14% कैलकुलेट करो भाई, कितना हो रहा है, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, कितना किया है, नहीं, हाउ मच आर यू गेटिंग, अरे भाई इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास में, तो 12,500 का 14%, 1750 ईच। तो ऐसे केस में मैं सेल्स में लिखूंगा 12,500, सेलिंग प्राइस 12,500 विदाउट जीएसटी, चेक करो, जीएसटी का अलग 1750, 1750 सबका मिला के महिंद्रा में डेबिट होगा, कितना हो गया 35, सो आई थिंक 15 16 हो गया क्या, देखो चेक करो, महिंद्रा के पास से मैं टोटल कलेक्ट करूंगा 16,000, 12 13 14 15 और 16,000 चेक करो, क्लियर है, राइट, ऐसे एंट्री पास होता है। ये दोनों एंट्री मैं साथ में रख रहा हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नरेशन मैं बोल लेता हूं, आप लिख लो, और एल्स यू कैन चेक इन द वीडियो। बीइंग 50% of the goods purchased, being 50% of the goods purchased sold at a profit, GST recorded, समझा, एंट्री अमाउंट, ये वर्किंग नीचे का इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वर्किंग भी साथ में ही रखा है, आप एंट्री के नीचे ही लिखो, ऐसा ही लिखो, and you must write, do not ignore, must write this working. ठीक है, राइट, तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आई सजेस्ट यू कि आप लोग आगे एंट्री लिख के आओ, हाँ कोशिश करो लिखो, ये क्वेश्चन भी लिखो, बाद वाला क्वेश्चन भी लिखो, एंट्री लिख के आओ, फिर यहाँ पे चेक करें, हाँ, और बेटा तू जीएसटी एक बार चेक कर, जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।